अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 16 दिसंबर की दिनांक से जुड़े उन सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और इसीलिए जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए चल के देखते हैं आज की दिनांक से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स, और उसके बाद सेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास होंगे कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे आज के सभी फैक्ट्स पे। तो आई स्ट्रांगली इनकरेज कि आप उनको सॉल्व कीजिए सो दैट आपको फैक्ट्स याद भी रहें और आपको पता भी चले कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। विद दिस चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन से जुड़े हमारे पहले जरूरी फैक्ट की। ये हुआ था वर्ष 1937 में जब फेमस इंडियन हेवीवेट बॉक्सर हवा सिंह जी was born. Honorary Captain Hawa Singh was an Indian heavyweight boxer who dominated Indian and Asian amateur boxing for over 10 years in his weight category. हवा सिंह शोरण का जन्म हरियाणा में एक जाट परिवार में वर्ष 1937 में हुआ था और उन्होंने इंडियन आर्मी में भी वर्ष 1956 में इनरोल किया था। उन्होंने 1961 से लेकर 1972 तक 11 वर्षों तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और 1966 एशियाई खेलों और 1970 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। रिटायरमेंट के पश्चात उन्होंने बॉक्सिंग की कोचिंग प्रदान करनी शुरू करी और भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक बने। इस क्लब से कई जाने माने और मशहूर पेशेवर खिलाड़ी ट्रेन हुए हैं, जैसे कि ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंदर सिंह जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में बेशुमार नाम कमाया है, और वर्ष 1966 में हवा सिंह को भारत का प्रतिष्ठित सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया गया। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी इनको वर्ष 1999 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में उनकी अचानक भिवानी शहर में मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी इनका नाम देश विदेश में बॉक्सिंग में इनकी कला और इनकी प्रतिभा के लिए मशहूर है। अगर इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए द्रोणाचार्य अवार्ड की कि आखिर क्या होता है द्रोणाचार्य अवार्ड और किस क्षेत्र में इसको दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड विच इज ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक स्पोर्ट्स कोचिंग के क्षेत्र में दिया गया ऑनर है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है उन सभी कोचेस और शिक्षकों को जिन्होंने पेशेवर खिलाड़ियों को ट्रेन किया है और किसी भी खेल में उनके स्किल को डेवलप करवाया है। इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1985 में करी गई थी। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद भास्कर भागवत थे जिनको कुश्ती के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया। ओम प्रकाश भारद्वाज को भी ये अवार्ड दिया गया था उसी वर्ष बॉक्सिंग के क्षेत्र में, और O.M. नाम्बियार को एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। इन सभी हस्तियों को 1985 में, यानी कि जिस वर्ष अवार्ड की शुरुआत की थी उसी वर्ष इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूजुअली, यानी कि अक्सर दिस अवार्ड इज नॉट कन्फर्ड ऑन मोर देन 5 कोचेज इन वन गिवन ईयर, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ष हैं जब 5 से अधिक लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट है आज हमारे पास, और ये हुआ था वर्ष 1951 में व्हेन द वेरी फेमस सलार जंग म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड फॉर्मली एंड ओपनड अप इन हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय एक कला संग्रहालय है जो हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। मूल रूप से सलार जंग परिवार का ये एक निजी कला संग्रह है, लेकिन यह सलार जंग तृतीय की मृत्यु के बाद राष्ट्र को सौंप दिया गया था। इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 1951 को हुआ था। And this museum is very unique because it has a collection of sculptures, paintings, carvings, textiles, manuscripts and ceramic and metallic artifacts from various countries such as Japan, China, Burma, Nepal, India, Persia, Egypt and Europe. इसीलिए ये दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 16 दिसंबर को फॉर्मली किया था और वर्ष 1968 में संग्रहालय दार उल शिफा में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया था।
1961 में सलार जंग संग्रहालय अधिनियम के तहत इट इज एडमिनिस्टर्ड प्रेजेंटली बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज विद द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। वर्ष 2003 में संग्रहालय ने नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ एक समझौता साइन किया और उसके पश्चात से म्यूजियम को मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर घोषित कर दिया गया। इसमें तरह तरह के सेगमेंट्स हैं, तरह तरह के हिस्से हैं, जैसे कि फाउंडर गैलरी में सलार जंग तृतीय और साथ ही सलार जंग परिवार के अन्य सदस्यों की पोर्ट्रेट्स हैं। संग्रहालय में बंगाल स्कूल से आधुनिक भारतीय कलाकृतियों का संग्रह भी है। राजा रवि वर्मा, अब्दुल रहमान चुगताई, एम.एफ. हुसैन, के हेब्बार, रविंद्रनाथ टैगोर और अबिंद्रनाथ टैगोर जैसे फेमस पेंटर्स और आर्टिस्ट्स के क्रिएशंस भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये म्यूजियम एक और वजह से बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ स्थित है द वेल्ड रेबिका, जो कि एक मार्बल स्कल्पचर है विच वाज क्रिएटेड बाय इटालियन नियोक्लासिकल स्कल्पचर नोन एज गियोवानी मारिया बेंजोनी। तो इस संदर्भ में आप ये जरूर याद रखिए कि इट वाज फॉर्मली ओपन ऑन 16th December एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। आप ये भी जरूर याद रखिएगा कि द म्यूजियम इज ऑल्सो नाउ अ मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। और अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये हैदराबाद में स्थित है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसका वर्तमान स्थान है दार उल शिफा। विद दिस अब चल के देखा जाए कि कौन सा है हमारा आज का अगला फैक्ट। और ये हुआ था वर्ष 1971 में, जब the very important event happened in the history of India, which was the Indo-Pak War of 1971। आज की दिनांक को पाकिस्तान ने फॉर्मली सरेंडर कर दिया था इंडियन फोर्सेस के आगे इस युद्ध के बाद। इस दिनांक को भारत के इतिहास में बहुत ही यादगार माना जाता है क्योंकि 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध 13 दिनों के बाद पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ आज खत्म हुआ था, जिसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के अंत का भी संकेत किया और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण भी इसके पश्चात ही हुआ। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक ऐसा देश था जिसे भारत के दोनों ओर 2 भौगोलिक हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पूर्वी विंग को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में मुख्य रूप से बंगाली आबादी बहुत अधिक थी और पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी संघों के बीच एक बड़ा सांस्कृतिक विवाद था। इंदिरा गांधी, who was the Prime Minister of India at that time, decided to interfere in the issue and she decided to intervene in Bangladeshi freedom struggle। दोनों उद्देश्यों से, to help the people of the country who were fighting for their liberty and freedom and also to protect India's own borders from its western front। इंडिया को युद्ध में तब खींचा गया जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने लॉन्च किया सरप्राइज अटैक ऑन 11 एयरफील्ड्स इन इंडिया इंक्लूडिंग इन आगरा which is 480 kilometers from the western border। Pakistan faced immense losses in the war and Indian forces were able to achieve victory। वॉर का समापन 16 दिसंबर को हुआ जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाज साइंड बिटवीन द इंडियन कमांडर ऑफ ईस्टर्न फ्रंट फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा एंड हिज पाकिस्तानी काउंटरपार्ट लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत को कमेमोरेट करने के लिए हर साल आज ही के दिन विजय दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है और ये हुआ था वर्ष 1971 में और ये भी हमारे प्रीवियस फैक्ट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि दिस फैक्ट इज अबाउट हाउ द फेमस इंडियन ऑफिसर ऑफ Indian Army Arun Khetrapal was martyred in the Battle of Basantar during the Indo-Pak War of 1971। अरुण खेत्रपाल PVC का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और वो भारत के इतिहास में अपनी वीरता और देश के प्रति बलिदान देने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनका परिवार पाकिस्तान के सरगोधा का था और रेफ्यूजीज के रूप में विभाजन के बाद वो लोग भारत आ गए थे। खेत्रपाल ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी इन द ईयर 1967 और he belonged to the Foxtrot Squadron where he was the squadron cadet captain of the 38th course।
इसके पश्चात इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA ज्वाइन किया, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके हेडक्वार्टर्स देहरादून में मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड स्टेट की राजधानी है। और जून 1971 में खेत्रपाल was commissioned to the 17th Puna Horse. During the Indo-Pakistan War of 1971, the 17th Puna Horse was assigned to command the 47th Infantry Brigade of the Indian Army. पूरे झगड़े और युद्ध के दौरान 47th ब्रिगेड सॉ एक्शन इन द शकरगढ़ सेक्टर इन द बैटल ऑफ बसंतर। अरुण खेत्रपाल ने बहादुरी से लड़ते हुए इस युद्ध में देश के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया और हमेशा के लिए भारत के इतिहास में अमर हो गए। इनको इनकी मृत्यु के बाद यानी कि पोस्थुमसली परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसके बारे में आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे सर्वोच्च प्राइज है इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड आर्मी। अब चल के देखते हैं कौन सा है हमारा आज का अगला फैक्ट, और ये हुआ था 2012 में, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी जब दिल्ली में निर्भया हादसा हुआ था एंड अ फीमेल स्टूडेंट वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड बाय सम असेलेंट्स। इस मामले में बहुत ज्यादा क्रूएल्टी, मोलेस्टेशन और हत्या शामिल थी, जो 16 दिसंबर 2012 को दक्षिणी दिल्ली के पड़ोसी इलाके मुनरिका में हुआ था। 11 days after the assault on the victim, she was transferred to a hospital in Singapore for emergency treatment. लेकिन तब तक उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया लोगों में, और भारत और विदेश दोनों में ही बहुत ज्यादा इसकी निंदा करी गई। सिंस इंडियन लॉ डज नॉट अलाउ द प्रेस टू पब्लिश द नेम ऑफ विक्टिम्स ऑफ सच cruel incidents, the victim has widely been given the name of निर्भया, यानी कि somebody जो बिल्कुल निडर है, somebody जिसने fearlessly battle किया है। और इनकी स्ट्रगल और इनकी मृत्यु became a symbol of women's resistance to molestation around the world। 21 दिसंबर 2012 को इंडिया गेट और रैसीना हिल में नई दिल्ली में सार्वजनिक विरोध के प्रदर्शन किए गए। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बहुत सारी महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी सड़कों पे आए, कैंडल मार्चेस हुई एंड एंटायर नेशन टुगेदर स्टूड अप अगेंस्ट दिस ग्रूसम क्राइम। सभी आरोपियों को यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट इन दिसंबर 2012 अ जुडिशियल कमिटी वाज क्रिएटेड। इस कमिटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमिटी। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब किया गया था इस कमिटी का निर्माण और क्या था इसका उद्देश्य। तो कमिटी का उद्देश्य था टू सजेस्ट चेंजेस इन द क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री। Its intention was to provide a faster investigation and prosecution of sexual offenders. In 2013, the Criminal Law Amendment Ordinance 2013 was promulgated by the President Pranab Mukherjee. Several new laws were passed and 6 new fast-track courts were created to provide fast hearing for rape cases. तो आप ये भी याद रखिएगा कि इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वाज पास्ड, जिसके पश्चात कई चेंजेस किए गए हैं आईपीसी में, विच इज इंडियन पीनल कोड, और लॉस को और ज्यादा कड़ा बनाने की बात की गई है और नई डेफिनेशन डाली गई है जब बात होती है वायलेंस अगेंस्ट विमेन के बारे में। विद दिस अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। और पहला सवाल कहता है, विद विच स्पोर्ट इज हवा सिंह एसोसिएटेड? हवा सिंह जी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं कि ए बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी कबड्डी या फिर डी टेनिस। अगला सवाल कहता है, वेयर इज सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु, बी मैसूरू, सी हैदराबाद या फिर डी सेरिंगापटना। The next question says, which occasion is commemorated every year on the 16th of December? यानी कि आज के दिनांक को कौन सा ओकेजन मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, ए इन्वायरमेंट डे, बी विक्ट्री डे, सी इंटीग्रेशन डे या फिर डी मिलिट्री डे। अगला सवाल कहता है, which is the highest military honor awarded in India? भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? The options you have are A पद्म भूषण, B परमवीर चक्र, C पद्म विभूषण या फिर D द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला सवाल कहता है, Who was the Prime Minister of India during the India-Pakistan War of 1971? कौन थे भारत के प्रधानमंत्री जिस समय
1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शंस हैं ए राजीव गांधी, बी मुरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी या फिर डी गुलजारी लाल नंदा। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन व्हिच ईयर वाज द जस्टिस वर्मा कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? किस वर्ष करी गई थी जस्टिस वर्मा कमेटी गठित? ऑप्शंस आपके पास है ए 2014 यानी कि 2014, बी 2013, सी 2012 या फिर डी 2011। इन सभी क्वेश्चंस और जरूरी फैक्ट्स के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको आज का लेक्चर बहुत लाभदायक लगा होगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल माय फ्रेंड्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर।